ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जब जनता कह रही है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, नोटबंदी जनता ने मांगा था, जीएसटी ने कहा था कि आप अनारी एक जीएसटी लेके आ जाए। जीएसटी में बुराई नहीं थी, कई देशों में है, लेकिन जब आपको जो काम करने नहीं आता है, आप नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप तो कहोगे मनमोहन सिंह लेके आ रहे थे, तो मनमोहन सिंह अगर लेके आते और इस तरह से फेलियर होता तो मनमोहन सिंह की खिंचाई होती। जो चीज आपको चलाने नहीं आता, लेकर आने नहीं आया, देश चलाना आपको नहीं आता है, आप कांग्रेस को 70 साल से उसी को कोसते रहोगे। आपने कहा था 60 महीने दे दो, 60 महीने में भारत का आपने वो हाल कर दिया। कांग्रेसी बेवकूफ थी जिसे देश चलाना नहीं आया। जो काम 7 सालों का था आपने उन्होंने उसमें 60 साल लगा दिए। लूट तो 6 सालों का था। ये सब कुछ बेच के बैठ तो गए, और जब ये सब कुछ बिक जाएगा ना तो आपकी किडनी बेचेंगे। किडनी, इसका कहने का मतलब ये है, नहीं, इसका कहने का मतलब क्या समझिए, पहले संसाधन बिकेंगे, उसके बाद कंज्यूमर बिकेंगे। आपसे कहा जाएगा, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को जानते हैं कैसे आई थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी में 2.5 लाख लोग काम करते थे। उनको कहा गया था कि तुम चाय यहीं से खरीदोगे, इन्हीं की चाय पियोगे और इन्हीं के कपड़े पहनोगे। आपको उसी तरह से कहा जाए। और गुलामी किसके थ्रू आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आई थी। आपसे कहा जाएगा कंज्यूमर को कि राशन तुम खरीदोगे फलाने दुकान से, कपड़े खरीदोगे उस दुकान से, जूते खरीदोगे उस दुकान से, दवाई खरीदोगे इस दुकान से, गाड़ी खरीदोगे इस डीलर का, कार चलाओगे इस कंपनी का। आप समझ रहे हो? फिर कंज्यूमर बेचा जाएगा। और जब आज आप चुप रह गए तो कल भी आप चुप ही रहेंगे, क्योंकि आप जितना देर करते जाएंगे आपकी ताकत खत्म होती जाएगी। और वो चाहता है ताकत खत्म हो जाए ताकि 2 वक्त की रोटी आपको मिल जाए, आप उसी को जीवन समझ के जीते रह जाओगे। जैसे सर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि कृषि जो है उसका आधुनिकीकरण जरूरी है और ये समय की मांग है। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी मोदी जी को कहीं इस कानून को लागू करने की उनकी मंशा है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, सुविधा, उस चीज में तरक्की हो। क्या संसाधनों को बेच करके आप किसी सेक्टर को किसी अपने मित्र के हवाले कर देंगे, उसका नाम आप आधुनिकीकरण दे देंगे। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि डेमोक्रेसी का चुंगा पहन के आप राजतंत्र चला लें, ताकि आप विपक्ष को भी थोड़ा सा ऑक्सीजन देके जिंदा रखें, क्योंकि विपक्ष आप खत्म कर रहे हैं। और आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आप खत्म करवाया जा रहा है। विपक्ष जिंदा है लेकिन मारा जा रहा है उसको गोदी मीडिया के थ्रू कि उसको कवरेज नहीं है। विपक्ष जिंदा है, बोलता है, लेकिन आप जानते हैं आप लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष ही वो था जो जनता की आवाज उठाना था उसको सदन में। और जिस तरह से प्रधान सेवक ने कहा कि हम अपने विपक्ष को खत्म कर देंगे, जनता ताली बजाती थी। आज वही जनता रोड पे खड़ी है ना 4 महीने से। 300 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादत हो गई ना। जब तक आप डेमोक्रेसी को समझेंगे नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब था पक्ष और विपक्ष। विपक्ष अगर आपका कमजोर होगा तो सरकार ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, यानी कि तानाशाही हो जाएगा। और यही चीज आपको देखने को मिल रहा है। अगर विपक्ष आज मजबूत होती, विपक्ष के बाद 250 अगर एमपी होते मान लीजिए, और वो सदन में बैठी होती, तो क्या मजाल थी मोदी जी ये बिल पास करा लेते? आप नहीं जानते क्या राज्यसभा और लोकसभा से बिल कैसे पास कराया जा रहा है? उस पर सवाल नहीं उठ रहा। कितना अनडेमोक्रेटिक है वो। अनडेमोक्रेटिक वे में आप किसी बिल को पास करा लीजिए, आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड चाहिए, आपको चंदा चाहिए, आप फटाफट उसको एक रात में पास करा लेते हैं। कैसे करा लेते हैं? सवाल उठता है, उसको दबा दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कुछ, आरबीआई ने तो सरेआम कहा था कि ये गलत है, लेकिन जिसने गलत कहा उसको आपने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। एक आदमी IAS IPS आरबीआई के ऊंचे पद पे बैठता है ना, गवर्नर बन के, वो जिंदगी भर कितना आंख फोड़ के पढ़ाई करके बैठता है, और एक अंगूठा छाप आता है और उसको लात मार के भगा देता है। इस डेमोक्रेसी में ये बदलना होगा लोगों को। पुलिस की रिफॉर्मेशन जरूरी है। कई चीज़ों की बात, अभी वक्त मुद्दा अलग है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी में छूट गया। अगर हमारे डेमोक्रेसी में लिखा होता कि प्रधानमंत्री अगर जनता के पैसे से अगर कहीं घूमता है और 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ का वो 2-3 सालों में खर्चा कर लेता है खाली प्लेन में और अपने रहने खाने में और खर्चे में और सिक्योरिटी में, वो जनता का पैसे इनके पैसे से जा रहा है, इनके पैसे से जा रहा है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं है कि वो जो गया था वहाँ पे, उसके बाद आके वो जनता को बताया कि भाई मैं वहाँ गया था, मैंने आपके लिए ये चीज़ करके आया हूँ? उसको भी आप हटा दीजिए। जनता की जवाबदेही तक वो करने को तैयार नहीं है। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा 7 सालों से, गोदी मीडिया से भी वो इतना डरता है कि उसके सामने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता। जो प्लांटेड क्वेश्चन वो हाथ में लेके बैठा हुआ था। जनता ने आखिर चुना किसको है? कल बांग्लादेश की आपने सुना होगा कि मैं उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। दोस्त मेरे एक चीज़ बताओ, बांग्लादेश की लड़ाई भारत सरकार लड़ रही थी ना, तो जेल कौन उसको पाकिस्तान ने भेजा था? भारत में जेल उसको कौन भेजेगा बांग्लादेश की लड़ाई के लिए? भाई इतना कॉमन सेंस जनता को है? सोचे ना जनता। भारत में बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा था,
और भारत में वो कह रहे हैं बांग्लादेश के आंदोलन के लिए जेल चला गया, तो बांग्लादेश के लिए आंदोलन करते उसको जेल किसने कर दिया भारत में, ये बताओ पहले। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन आपने चुना है चाय वालों को, तो उससे इतिहासकार वाला नॉलेज मत रखिए आप उम्मीद उससे, आप उससे साइंटिस्ट की उम्मीद मत कीजिए। नाली के गैस से पाइप डालोगे चाय बनेगा, क्योंकि चुना है आपने चाय वाले को। आप जिसको चुना है उसकी उल जलूल चीज़ें सुनने को तैयार रहिए और इसको किसी चीज़ से जोड़िएगा मत। आप हिटलर की जीवनी उठा के देखिए और पढ़िए। हिटलर भी इसी उल जलूल भाषण की वजह से बड़ा फेमस था। आप पढ़िए उसकी जीवनी को, जनता को मैं कहता हूँ आप पढ़िए। हिटलर भी बहुत फेमस था अपने उल जलूल बातों के लिए, और उसी में जनता ताली बजा के आनंद लेती थी। और हाल क्या हुआ जर्मनी का, आज विश्व में हिटलर के नाम पे सब थूकते हैं, और उसका नाम अगर कोई ले ले तो सर कलम करने की नौबत आ जाती है। लेकिन सर विपक्ष की जो आपने बात की, विपक्ष का लेकर ये कहा जाता है कि विपक्ष है कहाँ, अगर खत्म हो गया फिर भी तो आज की डेट में बिल्कुल नहीं है, सुनेपन को भरा कैसे जाएगा? विपक्ष खत्म नहीं हुआ, विपक्ष जनता के नज़र में विपक्ष को खत्म बताया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज एक किताब है, अमेरिकन संदर्भ में वो लिखा गया था। उसके राइटर हैं स्टीवन। उन्होंने लिखा था कि किसी देश की डेमोक्रेसी कैसे धीरे धीरे उसको मार दी जाती है। उसमें सबसे पहला चीज़ था कि विपक्ष को तुम विदेशी बताओ, उसकी पार्टी की संवैधानिकता पे आवाज़ उठाओ। ये कहा जा रहा है कि इसको जो सत्ता में आएगा वो अगर ये करना शुरू कर दे, यानी कि विपक्ष को पहले तुम्हें खत्म करना है। उसके बाद था कि जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको जेल में डाल दो, ये कर दो, तुम्हारे खिलाफ जो आवाज उठाए। किताब तो पढ़िए, हाउ डेमोक्रेसी डाइज, ये किताब प्रॉपर स्टीवन लिख के गया है 2017 में। और उस किताब को आप पढ़ेंगे तो हर लाइन बाय लाइन लगेगा कि यही हो रहा है। विपक्ष, आपके क्वेश्चन पे, विपक्ष खत्म नहीं है, विपक्ष को खत्म किया गया है। ठीक है, विपक्ष को, जनता को, मोदी जी के नशे में जनता ने सोचा कि विपक्ष कांग्रेस मुक्त भारत। मैं कांग्रेस का कोई, बिल्कुल मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष तो मेन कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस मुक्त आप भारत बना देंगे तो पार्लियामेंट में बैठ के किसानों का बिल पास करा लिया ना, आप कर लीजिए जो करना है। आप जनता की रक्षा करने के लिए पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में कौन था? विपक्ष को ही बिठाया गया था कि सरकार अगर तानाशाही करे तो विपक्ष आवाज उठाएगी। मैं कहता हूं सरकार किसी की बने, आप 2024 से भाजपा ही को चुन लो। लोग कहेंगे कि मैं किसी का बांट ले रहा हूं, आप भाजपा को चुन लो ना, लेकिन विपक्ष का कुर्सी और टेबल जिस दिन बड़ा नजर आएगा ना, इनकी औकात नहीं है कि बिल पास करा लेते। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा तो क्या, राज्यसभा को कैसे मैनेज किया जाता है यार? राज्यसभा में एक एक आदमी बैठा है, एक बंदा ऐसा नहीं है जो करोड़पति ना हो, एक बंदा ऐसा नहीं है जो करोड़पति ना हो। वो करोड़पति चंदा दे के फिर राज्यसभा में पहुंच जाता है तो किसकी मुखालफत करेगा? वो जो उसको लेके आया है उसी का करेगा ना। और एक बार राज्यसभा में पहुंच गया, उसकी पेंशन, रहना सहना, सरकारी घर सब फ्री हो गया। क्या आप कर क्या सकते हो ये बताओ? लेकिन सर नीति आयोग के जो आज कृषि के हैं रमेश चंद जी, उन्होंने आज कहा है कि जो ये कानून है ये अच्छे कानून है, अगर ये लागू नहीं हुए तो 2022 में कृषि का जो हमारा लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करने का, वो हासिल नहीं हो पाएगा। इसको कैसे देखा जाए? नीति आयोग बोल रहा है। नहीं, एक बात बताइए आप उनको, मतलब यही एक, देखिए एक बात बताइए, विश्व के हर कोने कोने से इस बिल के लिए आवाज उठ रही है, मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ। ये जो कानून है ऑलरेडी अमेरिका में लागू है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी, वहाँ पे किसानों का किस तरह से दोहन किया, कितने लोगों ने किसानी वहाँ पे छोड़ दी। आज अमेरिका के किसानों का क्या हाल है पता है आपको? अमेरिका के अंदर में आज के, अगर मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, आंकड़ा मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, करीब 5 लाख रुपए भारतीय रुपये में एक एक किसान को कम से कम सब्सिडी दी जाती है। 5 लाख रुपए उस किसान को जिंदा रखने के लिए। तो अमेरिका में जब वो लागू हो गया, जहाँ पे वो फेल हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य कह रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल चीज़ें कह रही है। आपके भारत में भी डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो आप जनता के लिए काम करेंगे ना, आप जनता के नुमाइंदा ने आपको बना के भेजा है ना। हमारे डेमोक्रेसी में कहा गया कि हम 138 करोड़ जनता पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो आपको किसी को चुन के भेजना है, आप चुन के भेजते हैं। दुर्भाग्य ये है कि राइट टू रिकॉल का अगर कानून होता ना, कि आप 5 साल के अंदर आपका कोई अगर MP हो, MLA हो, काम नहीं करता है, जनता को ये हक होता कि आप उसको हटा सकते हैं। जिस दिन ये कानून अगर लागू हो गया होता ना, तो आज हर एक MLA MP इन्हीं किसानों के बीच लेटा होता और 3 दिन के अंदर में ये बिल वापस होके कहते नहीं भाई साहब मुझे तो बरकरार रहने दो। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और भारत के लोगों को ये समझना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में याद कर लें, ये 303 की जो सरकार कह के अब की बार 300 पार कह के आया था, और 303 303 समझते हो ना, 303, ये 303 जनता के ऊपर सटा दिया गया।
और उन्हीं जनता के वोट से वोट लेकर के 300 पार करके, और जनता हो सकता है कि ये आंदोलन 300 दिन और चले, 400 दिन चले, 3 साल चले, 4 साल चले। क्या हमारा डेमोक्रेसी है यार? आप फकीर बन के वोट मांगते हो, चाय वाला बन के वोट मांगते हो, इमोशनल गेम खेलते हो, अपनी अज्ञानता दिखाते हो तरह तरह के बयानों को दे करके, तब भी जनता कहती है ठीक है जी, अच्छे दिन का वादा करके आए थे, ये देश नहीं बिकने दूंगा कह के आए थे यार। हैं? सबको सेल पे लगा दिया, जनता को सेल पे लगा दिया यार। सबको सेल पे क्या, अगर आपका कोई सेक्टर बेच दिया जाता है तो आपको सेल पे लगा दिया गया ना। रोजगार को लेकर सर तमाम बातें उठ रही हैं। एसएससी जीडी के जो छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ आईआईटी आईटीएन भी मैंने देखा जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं अभी आश्वासन दिया, लेकिन लिखित में नहीं दिया जा रहा है। इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मोदी जी जो कंटेंट राइटर जो उनका पीछे का है ना, वो जब टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के बड़ा लच्छेदार भाषण देते हैं तो जनता नशे में मदमस्त हो गई थी, जिसमें हमारे युवा वर्ग भी शामिल थे। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ रोजगार, आप सोचिए 12 करोड़ लोगों की रोजगार आपकी कोरोना में चली गई। यहाँ पे एक चीज़ याद करना पड़ेगा लोगों को कि मोदी जी ने जब देश के नाम संदेश देते थे, 2-4 बार दिन आए थे, बाद में तो गायब ही हो गए, तो उन्होंने कहा था कि किसी की रोजगार नहीं जाएगी। आपको पता है कितने मजदूरों की रोजगार चली गई? करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग जो वैसे ही बेरोजगार थे उनको अब रोजगार नहीं मिल रहा है। आप वादा करके जो आए थे, अपने वादे के ऊपर आप एक बार बात कर सकते हैं। आप देखोगे रोजगार बट रहा है कहाँ? 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है। बंगाल में रोजगार बटेगा, पुडुचेरी में रोजगार बटेगा, केरल में रोजगार बटेगा। क्या जनता और खासकर युवा, आप कहते हो मैं चाय बेचता था, ये युवा सब चाय बेचने वाले नहीं है, पकौड़ा तलने वाले नहीं है। अगर हम यूपी बिहार की बात करें, आपको यकीन ना हो तो कभी जाके देखना, बच्चा वहाँ पैदा होता है ना, तो उसी वक्त से वो कम आईएएस तो दिमाग में रहता ही है उसके, ये याद रखिएगा आप। वो सब पढ़े लिखे हैं, रात रात दिन दिन भर प्रतियोगिता दर्पण, ये 4-6 न्यूज़पेपर सुबह सुबह, वो इतना पढ़ाई करते हैं बैठ के वहाँ पे। वो चाय बेचने वाला नहीं है, वो जग चुका है। उसको पता है कि जुमले और जॉब में क्या फ़र्क है। जुमला देना मोदी जी का जॉब हो सकता है, लेकिन जो जिसको नौकरी चाहिए उसका जुमले से पेट नहीं भर सकता है। मैं भी पंडित हूँ, हम सब राम का इज्जत करते हैं। 2014 से पहले कोई सब कुछ अपना, आप इतना शोर शराबा सुनते थे। आज की डेट में मैं देखता हूँ कई सोशल मीडिया पे वीडियो, हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा होता है। तूने कैसे बोल दिया उनके खिलाफ है, तूने ये कैसे बोल दिया, मतलब मम्मी दीदी करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब वो लिख के गाली देते हैं तो मम्मी दीदी का स्पेलिंग भी नहीं ठीक से लिख पाती। ये बड़ा दुख है मुझे। तो मुझे जो गाली लिखे तो कम से कम मम्मी दीदी का स्पेलिंग ठीक से लिख ले, उससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसको जॉब मिलना चाहिए। जब आप स्पेलिंग भी ठीक से गाली का नहीं लिखते, तब मुझे होता है कि चलो आप बेरोजगारी ठीक हो। तो कहने का ये मतलब है दोस्त कि ये कम टू द पॉइंट, जुमलों से जीवन नहीं चलता। आप जुमला फेंक फेंक के चंद साल काट सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आप CAA NRC की बात करते थे, देश में कितना हरकत मचा दिया आपने। आज बंगाल आसाम से CAA NRC की मुद्दा गायब है आपका। ये राजनीति लोगों को समझ में आ रही है कि आप कुछ वक्त के लिए कैटलिस्ट बोलते हैं, एक केमिकल की भाषा है, केमिस्ट्री बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक डाल के, यानी कि जिससे उबाल आ जाए, और उबाल आ जाए तो 6 महीने तक जनता फिर बिजी रहे इधर, और जैसे ही वो उबाल फिर खत्म हो तो एक नया उबाल शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। ये चीज़ें अब नहीं चलेगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिसको आप कह रहे हैं वो भक्त, उसको समझ में आ रहा होगा ये जिस जो मोदी जी? नहीं, मैं किसी को भक्त, मैं ये लैंग्वेज यूज ही नहीं करता। मैं किसी को भक्त नहीं बोलता। मैं जानता हूँ कि ये ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं चंद। यार एक बार बताओ, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एक मदारी खेल दिखाता है, 50 लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। वो कहता है वो सांप और नेवला लड़ेगा, बीच में मंजन भी बेच जाता है, बीच में पाचक भी बेच जाता है। आप खरीद के निकल जाते हो, सांप नेवला वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ये मदारी का खेल है मेरे दोस्त। जितना बड़ा मदारी होगा भीड़ उतना बड़ा लगाएगा, आप समझ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे उस स्टेशन से जब दोबारा गुजरोगे तो उस मदारी के पास आप खड़े नहीं होगे। ये जीवन की सत्यता है। आप मदारी एक बार ही इनको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ़ बना